दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में स्पीति वैली का एक ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि स्पीति वैली जाने की कॉस्ट कितनी आएगी, बजट कितना लगेगा, कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा एक स्पीति वैली की कॉमन आइटनरी फॉलो करने के लिए, या फिर आपके पास में कोई ट्रैवल पैकेज है जिसकी कॉस्ट आप कंपेयर करना चाहते हो कि ठीक ठाक कॉस्ट है भी या नहीं है, या फिर वो टूर ऑपरेटर जो है या ट्रैवल एजेंट जो है आपको ठग तो नहीं रहा है। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आज एकदम सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि आज अपनी स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं पूरी डिटेल में आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि स्पीति वैली ट्रिप का कितना खर्चा आता है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, अपनी रेंटल बाइक ली हुई है, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके जा रहे हो, इनमें से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप जा रहे हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। स्पीति वैली ट्रिप की कॉस्ट बताने से पहले मैं कुछ एजम्पशंस जो मैंने ली हैं इस वीडियो के लिए वो आपको पहले बता देता हूं, जिसमें पहली एजम्पशन क्या रहेगी दोस्तों कि कोई भी ट्रिप आप प्लान करते हैं, चाहे वो स्पीति वैली हो गई, ज़ंस्कार वैली हो गई, पांगी हो गई, लद्दाख हो गया, कहीं भी आप जाते हैं तो काफी कुछ डिपेंड करता है जो बजट है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, आपका कंफर्ट स्टाइल क्या है, आपका ट्रैवल करने का तरीका क्या है, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप लेजर ट्रैवल कर रहे हो, आप एडवेंचर ट्रैवल कर रहे हो, आप सोलो बैकपैकिंग कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट किस तरह का यूज कर रहे हो, अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो, रेंटल यूज कर रहे हो, सेल्फ ड्राइव यूज करोगे, टैक्सी लोगे, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप रहते कहाँ पे हैं, आपका कंफर्ट स्टाइल कैसा है, आप महंगे होटल में लग्जरी में रहना चाहते हैं या फिर आप मॉडरेट बजट गेस्ट हाउसेस जो होते हैं उनमें रह सकते हैं, या फिर आप होम स्टेज में रह सकते हैं या हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं। ऐसे ही खाने की अगर बात करूं तो आप मैगी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे किसी ढाबे पे, या फिर किसी पॉश रेस्टोरेंट में जाके वहां पे खाना खाएंगे, तो आपका बिल जो है या बजट जो है डिफरेंट होने वाला है। अब सबकी प्रेफरेंस के हिसाब से तो बजट एनालिसिस नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली जब वो ट्रैवल करती है तो वो किस तरह के क्लीन, कंफर्टेबल, एक मॉडरेट बजट वाले गेस्ट हाउसेस हो गए या होटल्स हो गए उनमें रहना चाहती है, तो उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस जो है करा हुआ है। खाने में भी ऐसी फैमिलीज जो होती है हमारे जैसी, वो बैलेंस मेंटेन करना चाहती हैं, कभी अच्छी जगह खा लिया, कभी ढाबे पे भी खा लिया, और कभी जहां पे भी खाना मिल रहा है वहां पे खा के काम चलाया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रेफरेंसेस किस तरह के हैं, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपका ट्रैवल करने का तरीका किस तरह का है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो है वो आप इस बजट में कर सकते हैं। दूसरी एजम्पशन ये रहेगी कि एक आइटनरी आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, स्पीति वैली की 10 दिन की मोस्ट कॉमन आइटनरी है, इसको मैं यूज करने वाला हूं पूरे बजट एनालिसिस के लिए। अब अगर आप 15 दिन जा रहे हैं तो ऑफकोर्स बजट जो है ज्यादा होने वाला है। अगर आप 5-6 दिन में ही स्पीति वैली का ट्रिप करना चाहते हैं तो आपका बजट थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें तीसरा एजम्पशन ये है कि आप एक 3 से 5 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो। ये 3 से 5 का नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें जो फ्यूल की कॉस्ट है, गाड़ी की कॉस्ट है, कम्यूट की या ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, एक सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब आप होटल्स में रह रहे हैं तो ये 3 से 5 लोग जो हैं वो 2 कमरों में रह सकते हैं। एक कमरे में ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे आप रह सकते हो और दूसरे कमरे में आप ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हो। तो आने वाली कैलकुलेशन इसी ग्रुप साइज के हिसाब से है। चौथी चीज जो है वो एजम्पशन नहीं कहलाएगी, बल्कि मेरा तरीका है इस बजट को तोड़ने का। तो मैंने क्या किया है, इस बजट को 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला भाग जो है कॉमन है, खाने पीने और रहने का खर्चा जो आपका होने वाला है, प्लस जो मिसलिनियस थोड़े से एक्सपेंसेस हो गए, टोल वगैरह, छिटपुट खर्चा आप करोगे, वो सारा का सारा मैंने एक कॉमन कैटेगरी में डाला है। तो सबसे पहले हम उसका बजट देखेंगे, फिर उसके बाद में हम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे एक एक करके, और जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आप सीधा उस सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं, तो आप सीधा वहां जंप करके आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा कितना आने वाला है उस हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं, आप ब्राउज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन खर्चे की। जो फिक्स्ड खर्चा है सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले, वो आ जाता है खाने पीने और रहने का खर्चा। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। भाई स्पीति वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मॉडरेट बजट गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज, मॉडरेट होटल्स जो है
हैं बजट वाले वो मिल जाएंगे, आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे, थोड़े चीप होटल्स या चीप गेस्ट हाउसेस जो हैं वो भी मिल जाएंगे और लग्जरी होटल्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अब 2025 के सीजन की अगर हम बात करें, अगर मैं खाने पीने और रहने का एक एवरेज लेके चलें तो मेरे को लगता है कि आप 1500 रुपए के आसपास पर डे पर पर्सन खर्च कर रहे होगे। अब इस 1500 नंबर पे मैं कहां से पहुंचा, तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड करा। पहला हो गया अपना खाने पीने का, तो खाने पीने का 200 रुपए पर मील कि आप ब्रेकफास्ट कभी कभी जो होगा आप 100 रुपए में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कभी आपको 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कई जगह पे आपको 500 खर्च करने पड़ेंगे, कई जगह पे आप पैक लंच ही लेके जा रहे होगे तो कोई खर्चा नहीं होने वाला। तो उस हिसाब से अगर मान ले तो पूरे दिनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 200 रुपए पर मील के हिसाब से हो जाएगा, तो 600 रुपए के आसपास पर दिन का खर्चा हो गया। जो जगहें हैं या होटल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि वैरायटी है स्पीति वैली किन्नौर वैली के अंदर, तो आप मान के चलिए कि आप 900-1000 रुपए के आसपास खर्च कर रहे होगे पर पर्सन रहने के लिए। नॉर्मल मॉडरेट गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूं, वहां पे आप मान के चलिए 1700-1800 मैक्सिमम 2000 तक आपको कमरा मिल जाएगा, तो पर पर्सन की कॉस्ट जो है 800-900 या 1000 तक पहुंचेगी। तो इस हिसाब से मैंने मान लिया है कि 1500 के आसपास आपका पर डे का खर्चा जो है खाने पीने रहने का आ जाएगा। इसमें मिसलिनियस टोल परमिट वगैरह भी आप जोड़ लेंगे तो 100 रुपए और मान लीजिए, तो 1500 से 1600 रुपए मान लेते हैं पर डे का खर्चा। 10 दिन की आइटनरी का 15000 से 16000 का खर्चा जो है वो आपका खाने पीने रहने और कुछ मिसलिनियस खर्चा उसका आ जाएगा। अब अगेन जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप महंगे होटल्स में रहेंगे तो ये बढ़ जाएगा नंबर, अगर आप सस्ते होटल्स या हॉस्टल्स या बिल्कुल बेसिक होम स्टेज वगैरह जो है वहां पे रहना चाहेंगे तो ये खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग हो गई, राफ्टिंग हो गई, तो उसका खर्चा और ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, बट उसको मैं अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड करेगा। तो हम 15000 से 16000 फिक्स मान लेते हैं और राउंड ऑफ करने के लिए 15000 का नंबर आगे लेके चलते हैं। अब स्पीति वैली बजट के दूसरे हिस्से पे चलते हैं जो कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करेगा। इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जो कि सेल्फ ड्राइव गाड़ी हो गई, चाहे वो बाइक हो गई, चाहे वो कार हो गई, आप वो लेके स्पीति वैली का ट्रिप इस 10 दिन की आइटनरी में प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि आपकी खुद की बाइक है, आप रेंट पे नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट बाइक है, उस पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्पीति वैली ट्रिप पे, तो आप करीबन 1550 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कर रहे होंगे इस पूरे सर्किट के लिए, कि दिल्ली से गए शिमला, किन्नौर वैली, स्पीति वैली होते हुए मनाली से वापस आए। इसको अगर मैं आपकी बाइक की जो एवरेज या माइलेज है उसको 25 किलोमीटर पर लीटर की मान लेता हूं, 20% के आसपास जो है आपको अपनी माइलेज या एवरेज जो है बाइक की, गाड़ी की, वो कम कर लेनी चाहिए जब भी आप पहाड़ों में बाइक या गाड़ी चला रहे होते हो। तो उस हिसाब से अगर मैं 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मान के चलूं तो 1550 को आप डिवाइड करेंगे 25 से तो 62 के आसपास आ जाता है। और जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो 100 रुपए पर लीटर मान लेते हैं, रफली कह रहा हूं एस्टिमेट के हिसाब से। कहीं पे आपको ज्यादा मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा, मोस्टली कम मिलने वाला है, बट पहाड़ों में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, बट फिर भी राउंड ऑफ करने के लिए 100 रुपए के आसपास मान लेते हैं। तो 6200 रुपए की कॉस्ट जो है आपकी पेट्रोल की हो गई अगर आप अपनी बाइक से इस रूट पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अब इस कॉस्ट को आप खाने पीने और रहने की कॉस्ट में ऐड करेंगे जो कि अपनी 15000 से 16000 थी, तो 21200 रुपए की कॉस्ट आपकी आ जाएगी। ये तब आएगी जब आप सोलो राइड कर रहे हैं। अगर आपके साथ में कोई पिलियन जा रहा है जिसके साथ आप राइड कर रहे हैं, जिसे पीछे बिठा के आप राइड कर रहे हैं, तो जो फ्यूल की कॉस्ट है आपकी आधी हो जाएगी, तो उस हिसाब से 3100 रुपए कम हो जाएंगे। तो 18100 से 19100 रुपए का टोटल खर्चा जो है आपका आने वाला है अपनी बाइक से जब आप पिलियन के साथ में राइड कर रहे होगे इस स्पीति वैली के 10 दिन के टूर पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। अब दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी से स्पीति वैली का टूर कर रहे हो। अब गाड़ी मतलब जो 4 व्हीलर हो गई उससे आप टूर कर रहे हो और आपके साथ में 4 से 5 लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं आपकी गाड़ी के अंदर। जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है वो बाइक से कम माइलेज देती है जनरली, पर आपके साथ में ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है उसी हिसाब से थोड़ी और बढ़ जाएगी या इवन आउट हो जाएगी। अगर मान के चलें कि 14 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपकी गाड़ी दे रही है पहाड़ों या प्लेन्स का अगर एवरेज आउट कर लें तो 14 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपकी जो है माइलेज पूरे इस ट्रिप पे आने वाली है। तो ये 1550 किलोमीटर चलाने के लिए करीबन आपको 111 लीटर पेट्रोल
चाहिएगा और वही पेट्रोल की कॉस्ट हम 100 रुपए के आसपास की मान लें तो 11,100 रुपए की जो कॉस्ट है वो आपकी आ गई। अब 4 लोगों में इस 11,100 को डिवाइड कर लें तो 2775 रुपए 2775 जो है वो आपकी फ्यूल का शेयर आने वाला है। अब इस फ्यूल कॉस्ट को हम अपने खाने पीने रहने या मिसलीनियस एक्सपेंसेस में ऐड कर दें जो कि 15,000 से 16,000 थी, तो जो आपका खर्चा है अपनी गाड़ी से जब आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे होगे तो 17,775 रुपए से लेके 18,775 रुपए के आसपास आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो बाइक से कम खर्चा आने वाला है आपका। अब तीसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं जो कि काफी कॉमन है, काफी लोगों के पास में बाइक नहीं होती है तो बाइक रेंट पर लेते हैं और उस रेंटल बाइक से पूरा स्पीति वैली का ट्रिप करके आते हैं। अब स्पीति वैली के अंदर लद्दाख की तरह कोई फालतू के रूल्स नहीं है यूनियन वगैरह के कि भाई बाहर की बाइक अलाउड नहीं है। आप कहीं की भी बाइक लाके स्पीति वैली में राइड कर सकते हो, आप किसी और की बाइक मांग के भी कर सकते हो। जैसा मैं बताता हूँ लद्दाख के अंदर भाई किसी और की बाइक लेके जाना जो प्राइवेट बाइक होती है उसमें भी परेशानी होती है क्योंकि वो आपके नाम पे नहीं होती, आपके परिवार के नाम पे नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है यूनियन। पर स्पीति वैली के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई रेंटल बाइक दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला कहीं से भी लेके जा रहे हैं, मनाली से लेके जा रहे हैं तो स्पीति वैली में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पूरा 10 दिन का टूर जो है आप एक रेंटल बाइक से कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली से लें, चंडीगढ़ से लें या शिमला से लें। अब ये बाइक रेंटल के रेट्स कितने होते हैं तो ये मॉडल क्या ले रहे हो आप, बाइक का कंडीशन क्या है, बाइक की कहां से आप बाइक ले रहे हो, जनरली उस पर डिपेंड करता है। पर लद्दाख की तरह नहीं है कि डबल प्राइसेस लिए जाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोकेशन से लेंगे बाइक, मनाली हो गया, शिमला हो गया या दिल्ली हो गया, तो 1200 रुपए से 1500 रुपए तक आपको एक डिसेंट बाइक, एनफील्ड 350 हो गई, 500 हो गई, वो इसके बीच में आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह आप करोगे तो 1200 से 1500 रुपए के आसपास आप मान सकते हैं पर डे का। अगर आप दिल्ली से लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो कि भाई आप दिल्ली से शिमला कैसे पहुंच रहे हैं, फिर मनाली से आप दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं आपने दिल्ली से बाइक रेंट पे ली है, 10 दिन के लिए पूरी रेंट पे ले लिया है आपने। अब 10 दिन का आप मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से 1500 तो भाई 12,000 से 15,000 जो है सिर्फ बाइक रेंटल का खर्चा आ गया। अगर ये आप 2 लोगों में डिवाइड, आप पिलियन के साथ में जा रहे हैं तो भाई 6,000 से 7,500 हो जाएगा क्योंकि आपका पिलियन जो है आधी कॉस्ट देगा। तो ये खर्चा तो एक्स्ट्रा हो गया। बाकी बाइक का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि अगर आप अपनी बाइक लेके जा रहे हो तो भाई फ्यूल तो आप डलाओगे, चाहे रेंटल बाइक हो चाहे अपनी हो, क्योंकि फ्यूल तो इंक्लूडेड नहीं होता है रेंटल बाइक के अंदर। तो भाई वो खर्चा आपका सेम रहने वाला है, खाने पीने रहने का खर्चा आपका सेम रहने वाला है। तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा अगर ऐड करें जो कि 6,200 था तो भाई 18,200 से 21,200 का आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आने वाला है। अगर आपके साथ में पिलियन है तो ये खर्चा आधा हो जाएगा। मान के चलिए कि 9,100 से लेके और 10,600 रुपए आप दे रहे होगे। अब इसमें खाने पीने और रहने की जो 15 से 16,000 की कॉस्ट है उसको ऐड कर दिया जाए तो 33,200 से लेके 37,200 के आसपास आपका खर्चा आने वाला है अगर आप रेंटल बाइक से इस तरह का एक स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करते हैं। अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं तो इस कॉस्ट में आप 9 से 10,500 रुपए के आसपास कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सेल्फ ड्राइव रेंटल कार लेके जा रहे हैं तो आप उस प्राइस को कैलकुलेशन में डाल सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन करके जैसा हमने एक माइलेज निकाली थी गाड़ी की और उसकी कॉस्टिंग निकाली थी उसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो कार रेंटल का खर्चा है, जो सेल्फ ड्राइव कार रेंटल है, उसका बढ़ने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप बाहर की गाड़ी, बाहर की टैक्सी, बाहर की रेंटल सेल्फ ड्राइव कार, कोई भी चीज आप स्पीति वैली में लेके आ सकते हैं। कोई फालतू के यूनियन के रूल्स नहीं है स्पीति वैली में। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो वो आ जाता है प्राइवेट टैक्सी लेके आप ये स्पीति वैली का ट्रिप करना चाहते हैं। ये सबसे कॉमन ऑप्शन है क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं नॉर्दर्न रीजन में नहीं रहते हैं, दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं, तो भाई वो इंडिया से पहले फ्लाई करके आते हैं तो प्राइवेट टैक्सी काफी कॉमन ऑप्शन हो जाता है। अब इस प्राइवेट टैक्सी के बारे में अगर हम देखें तो जो आइटनरी है उसके पे डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। ये कॉस्ट निकालने के लिए अपनी आइटनरी को थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो जो पहला दिन है आप दिल्ली से शिमला आ रहे हैं तो HPDDC या HRTC जो हिमाचल प्रदेश का रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, दोनों डेली वॉल्वो चलाता है दिल्ली और शिमला के बीच में, दिल्ली और मनाली के बीच में। तो पहला दिन आइटनरी का आपका दिल्ली से शिमला का है तो 1,000 रुपए के आसपास एक वॉल्वो की टिकट लगती है पर पर्सन की। और जो आखिरी दिन है आपका वो मनाली से आप वापस दिल्ली जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे तो मनाली से जो दिल्ली की 1550 रुपए के आसपास की टिकट है, अगर आप वॉल्वो की बस लेते हैं तो 2,500 के आसपास का आपका यही खर्चा हो गया जो पहले दिन का है और आखिरी दिन का है। अब जो बीच के दिन है अपना शिमला से किन्नौर वैली की साइट सीइंग करते हुए, स्पीति वैली की साइट सीइंग करते हुए, चंद्रताल
देख के मनाली में जो ड्रॉप है वो करीबन आपको 45,000 रुपए के आसपास आजकल जो प्राइवेट टैक्सी के रेट चल रहे हैं वो देना होगा। और ये इनोवा की बात कर रहा हूँ, अगर आप क्रिस्टा लेंगे तो 4-5 हजार रुपए आपको थोड़ा महंगा देना पड़ेगा इनोवा क्रिस्टा का रेट, क्योंकि थोड़ा सा लग्जरी में आ जाती है वो गाड़ी, थोड़ी महंगी गाड़ी भी है। लोकल ड्राइवर जो है इस हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से पिकअप चाहते हैं और भाई चंडीगढ़ से अपना 9-10 दिन में पूरी आइटनरी करते हुए चंडीगढ़ में ही ड्रॉप चाहते हैं, जो कि अपना शिमला से स्टार्ट करके पूरा सर्किट करा, चंडीगढ़ में ड्रॉप कर दिया, तो उसके करीबन आपको 55,000 देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। अगर आप सीधा चंडीगढ़ फ्लाई करके आ रहे हैं तो आप वॉल्वो का खर्चा हटा सकते हैं, 4 लोग हैं तो वही 2,500 का आपका खर्चा आने वाला है। वो 2,500 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई वो आपको टैक्सी में देना पड़ेगा। बट टैक्सी हमेशा आपके साथ में रहने वाली है, आपने सामान एक बार अपलोड कर दिया और उसके बाद आप पूरा घूमते रहे। पर अगर मैं वही 45,000 वाले नंबर पे आऊं कि आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, आप वॉल्वो और इसका मिक्स करना चाहते हैं और आप 4 से 5 लोग हैं, तो 9,000 से लेके 11,250 की आपकी कॉस्ट जो है टैक्सी की आने वाली है। इसमें वॉल्वो बस की कॉस्ट ऐड कर लें तो 11,500 से 13,800 रुपए के आसपास जो है आपका खर्चा आने वाला है पर पर्सन का। फाइनली इस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को खाने पीने रहने की कॉस्ट में ऐड करें जो कि 15,000 से 16,000 थी, तो आपका टोटल खर्चा जो है 26,500 से लेके और 29,800 रुपए के आसपास आपका आने वाला है। अब इसमें जो आखिरी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन रह गया है वो रह गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दोस्तों ये वीडियो कम पड़ जाएगा या बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको स्पीति वैली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आपका कितना खर्चा होने वाला है या क्या बजट रहेगा। इस वीडियो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐड नहीं करते, बट जो बाकी 4 से 5 ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन थे वो मैंने पूरे कवर करे हैं ताकि आप एक स्पीति वैली का जो कॉस्ट है वो निकाल पाएं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप खुद की गाड़ी जो 4 व्हीलर है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं 4 से 5 लोगों के ग्रुप में, तो वो सबसे सस्ता ऑप्शन जो है आपको पड़ने वाला है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा कि आप अपना बजट जो है किसी भी लद्दाख ट्रिप का, स्पीति वैली का, ज़ंस्कार वैली का, ये बजट या कॉस्ट जो है कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली कॉमन टिप जो है वो ये आ जाती है कि अगर आप शोल्डर सीजन जो है इन सभी लोकेशंस का उसमें ट्रैवल करते हो तो आपको कम खर्चा उठाना पड़ेगा, खास तौर से खाने पीने और रहने का। तो जो हमने 1500 के आसपास का फिगर निकाला हुआ है वो करीबन 30 से 35% के आसपास जो है कम मान लीजिए। अब ये शोल्डर मंथ या शोल्डर सीजन होते क्या है, तो भाई जो एक सीजन टाइम है जब पीक समर चल रहा होता है और सीजन टाइम जो है लद्दाख का, स्पीति वैली का, ज़ंस्कार वैली का फुल स्विंग में चल रहा होता है। बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे होते हैं क्योंकि रोड जो है सारे खुल चुके होते हैं, ठंड जो है काफी कम हो चुकी होती है, प्लेजेंट वेदर हो चुका होता है, तो वो सीजन टाइम कहलाता है। तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलना जो है काफी मशक्कत वाली बात है, बहुत कम डिस्काउंट मिलते हैं सीजन टाइम के अंदर। बट जो शोल्डर सीजन होते हैं, जब सीजन शुरू हो रहा होता है और जब सीजन खत्म हो रहा होता है, ये दोनों टाइम जो है शोल्डर सीजन कहलाते हैं। और कौन से महीने होते हैं ये? अप्रैल और मई का महीना जो है जब रोड खुले नहीं होते या खुलने का टाइम हो रहा होता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत कम टूरिस्ट गए हुए होते हैं, जो लोकल हेल्प वगैरह भी है वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंची होती, ठंड अभी भी होती है थोड़ी थोड़ी। तो ये जो अप्रैल का महीना और मई का महीना शोल्डर सीजन में आता है। ऐसे ही अगर सीजन के एंड की हम बात करेंगे तो जो सितंबर का महीना है, अक्टूबर का मिडल हो गया, ये भी एक शोल्डर सीजन कहलाता है। इनफैक्ट अगस्त एंड से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि काफी लोग जो है अगस्त में ट्रैवल करना कम कर देते हैं, सितंबर में कम करते हैं और अक्टूबर में और कम होता जाता है। फिर उसके बाद रोड बंद होने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऑफ सीजन जो है या विंटर सीजन जो है सेट इन हो जाता है हिमालयास के अंदर। तो जैसा मैंने पास में एक्सपीरियंस करा कि आप 30% के आसपास जो है अपनी कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो 1500 पर डे की कॉस्ट थी वो आपकी 1100-1200 रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने 3,000 रुपए बचा लिए 10 दिन की आइटनरी में। दूसरी टिप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो 3 से 5 लोगों का ग्रुप साइज है इसमें आपको ट्रैवल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 लोग एक ट्रिपल शेयरिंग रूम में रह सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बेड की कॉस्ट देनी पड़ती है। और ये जो कंपोनेंट था हमारा वो 1500 रुपए पर डे खाने पीने रहने की कॉस्ट में हमने 800, 900, 1000 रुपए के आसपास का रहने का कंपोनेंट रखा था कि आप रूम रेंट कितना दे रहे हो वो कम हो जाता है। आप मान के चलिए 30% के आसपास कम हो जाएगा, तो वही 3-3,500 रुपए आप और बचा लेंगे। अगर आप 3 लोगों के ग्रुप में हैं तो ऐसे ही आप 5 लोगों के ग्रुप में हैं तो एक ट्रिपल शेयरिंग रूम हो जाएगा, एक डबल शेयरिंग हो जाएगा, इसमें भी पैसा आपका बचेगा ही बचेगा। और 5 लोगों में जो फ्यूल कॉस्ट है या टैक्सी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा डिवाइड हो जाएगी, तो आपका खर्चा ट्रांसपोर्ट का भी कम हो जाता है। जैसे ही आप 6 लोगों पे आएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ सकती है, खास तौर से अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी लेने वाले
वाले हैं, क्योंकि 6 लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक तो गाड़ी के अंदर लंबे लंबे रूट होते हैं, उस पर कंफर्ट नहीं आ पाता है, और उससे ज्यादा लोग होंगे तो आपको टेम्पो ट्रैवलर ही लेना पड़ेगा। तीसरी टिप है कि आप ऑन स्पॉट बुकिंग का अगर थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, खास तौर से अगर जून के महीने में आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो रिस्क जो है काफी कम हो जाता है, क्योंकि जून का महीना जब छुट्टियां चल रही होती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तभी सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तभी सबसे ज्यादा बुकिंग होती है। उसके अलावा जितना मैंने देखा है कि आप ऑन स्पॉट बुकिंग अगर करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई डिसेंट ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। अगर आप बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको स्प्लिट करना पड़ सकता है ग्रुप को, अगर आपने प्री बुकिंग नहीं करी है। अगर आप छोटे ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ओके हैं थोड़ा बहुत सर्च करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आप शाम को जल्दी पहुंच जाए, ताकि होटल वाले को ये ना लगे कि भाई ये तो अब कहीं नहीं जा सकता, इसे तो यहीं पे लेना पड़ेगा। अगर आप शाम को 5 बजे से पहले पहुंच रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो होटल वालों के पास में कम बार्गेनिंग पावर रहती है, क्योंकि उस समय पे आप आगे ट्रैवल कर सकते हो, किसी और लोकेशन पे जाके देख सकते हो। इसलिए जो मेरा प्रिंसिपल है कि सुबह जल्दी निकलें, शाम को जल्दी सोएं, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है पहाड़ों में। ऐसे ही कई बार ऑन स्पॉट आप टैक्सी वगैरह की बुकिंग करेंगे तो आपको अच्छी डील मिल जाती है, क्योंकि थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेम अगर आप बाइक रेंटल ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत करके आप बाइक रेंटल के रेट जो है थोड़े बहुत तोड़ सकते हैं। इसमें चौथी टिप आ जाती है कि जो खाने पीने की जगह हो गई, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, कहाँ आप खाना खाएंगे, कहाँ पे आप रहेंगे, होटल्स हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, थोड़ा सा स्मार्टली चूज करिए, बैलेंस बना के चूज करिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारे के सारे टॉप नॉच लग्जरी वाले होटल्स बुक कर लिए, आप हमेशा जो है किसी पॉश रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। आप बैलेंस बना सकते हो, आप किसी लोकल के घर पे भी खाना खा सकते हो, आप होम स्टे में रुक सकते हो। ऑथेंटिक होम स्टेज की बात कर रहा हूँ, जो कि कमर्शियलाइज हो गए, उन होम स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक तरह से होटल वाले रेट ही लेते हैं। अगर आप किसी ऑथेंटिक होम स्टे में रुकेंगे वो आपको ऑन स्पॉट ही मिलने वाला है। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल रही है किसी होम स्टे की, तो थोड़ा सा जो है अपस्केल हो चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा यही चूज करिए, अगर आप बिल्कुल बजट में है तो ऑफकोर्स आपको यही सब चूज करना पड़ेगा, बट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बजट जो है थोड़ा कम हो पाए या बैलेंस में रहे। ऐसे ही खाने के लिए भी भाई आप लोकल के पास में खाएंगे, किसी ढाबे पे खाएंगे, या किसी ऑथेंटिक जगह पे जाके लोकल से पूछ के कौन सा ऑथेंटिक रेस्टोरेंट, वहां पे जाके खाएंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा और आप लोकल डिशेस वगैरह जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। पांचवी टिप उन ग्रुप्स में काम आती है जब दोस्त लोग नहीं चल रहे होते। जनरली जो है आप थोड़े अननोन लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हो, आपने ट्रैवल ग्रुप बनाया हुआ है, ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढे हुए हैं, आप उनके साथ में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आप खाने का खर्चा है वो अपना इंडिविजुअल मील्स का दे सकते हो। जनरली बाहर दोस्तों में भी काफी कॉमन ट्रेंड रहता है, बट इंडिया के अंदर थोड़ा हमारा भाईचारा बढ़ा रहता है, तो हम इक्वल पे करना चाहते हैं। इन जनरल अगर आप बजट में बिल्कुल शॉर्ट पे हैं तो आप इस टिप को अपना के थोड़ा बहुत पैसा जो है जो आप खा रहे हैं उसी पे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी जो थी, जो कि कॉस्ट या बजट से रिलेटेड थी एक स्पीति वैली के ट्रिप की, वो सारी आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है या मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करें और वहां पे क्वेश्चन पूछिए। मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।